क्या अमेरिका इजराइल गठबंधन ने ईरान की सैन्य रीढ़ तोड़ने की रणनीति शुरू कर दी है? और क्या ये टकराव अब समुद्र तक पहुंच चुका है, जहां एक भारतीय नाविक की जान चली गई? और क्या इस पूरे संकट का असर भारत की आंतरिक सुरक्षा तक पहुंच सकता है? आज काफी सारी ऐसी अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिटेल में नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईरान के भीतर हुई उस घटना की जिसने पूरे क्षेत्र की धड़कन तेज कर दी। 3 मार्च को दक्षिण पूर्वी ईरान के करमान एयरबेस पर एक सटीक और योजनाबद्ध हवाई हमला हुआ। यह कोई सीमावर्ती चौकी नहीं थी, बल्कि ईरानी हेलीकॉप्टर बेड़े का एक प्रमुख सैन्य केंद्र था, यानी ऑपरेशनल क्षमता का अहम हिस्सा। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में कम से कम 13 ईरानी सैनिक मारे गए, लेकिन अगर इसे एक अलग घटना मान लिया जाए तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी, क्योंकि यह हमला एक बड़े अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है। 28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिका इजराइल के संयुक्त अभियान में अब तक 787 लोगों की मौत की पुष्टि ईरान रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने की है। सिर्फ 72 घंटों के भीतर 153 शहर प्रभावित हुए हैं, और यह आंकड़ा संकेत देता है कि कार्रवाई केवल प्रतीकात्मक नहीं है। अब घटनाओं को जोड़कर देखिए। कमांड सेंटर निशाने पर, एयर डिफेंस सिस्टम पर प्रहार, लॉजिस्टिक नोड्स को कमजोर करने की कोशिश। यह किसी एक ठिकाने पर जवाबी हमला नहीं दिखता, यह एक व्यवस्थित सैन्य ढांचे को कमजोर करने की रणनीति जैसा प्रतीत होता है। और जब हमला राजधानी से लगभग 800 किलोमीटर दूर अंदर तक पहुंच जाता है, तो यह सीमा पर झड़प नहीं कहलाता, यह शक्ति प्रदर्शन बन जाता है, यह संदेश बन जाता है। लेकिन सवाल यह है, यह संदेश किसके लिए था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, पश्चिम एशिया में तनाव अब एक नए चरण में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता टकराव अब केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। इस संघर्ष की लपटें अब लेबनान के मोर्चे तक पहुंचती दिख रही हैं। लेबनान से संचालित ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह धीरे धीरे इस संघर्ष में खुलकर सामने आता दिखाई दे रहा है। रविवार को इसी तनाव के बीच हिजबुल्लाह ने लेबनान की सीमा से इजराइल की ओर कई मिसाइलें दागीं। हालांकि इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली सक्रिय रही। अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि कुछ खुले इलाकों में गिरी, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन घटनाएं यहीं नहीं रुकीं। इस हमले के बाद इजराइल ने बेहद कड़ा संदेश दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने घोषणा की है कि हिजबुल्लाह के नेता शेख नईम कासेम अब संभावित सैन्य लक्ष्य हो सकते हैं। साथ ही इजरायली रक्षा बलों ने भी स्पष्ट चेतावनी दी है, यदि हिजबुल्लाह ईरान के साथ मिलकर युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और इसी चेतावनी के बाद इजराइल ने लेबनान के भीतर अपने हवाई हमले तेज कर दिए हैं, विशेष रूप से बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिए क्षेत्र, जहां हिजबुल्लाह का प्रभाव मजबूत माना जाता है। वहां कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजराइल का दावा है कि इन स्थानों का उपयोग हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियार भंडार के रूप में किया जा रहा था। लेकिन इन हमलों की कीमत भी सामने आ रही है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में कम से कम 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 149 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लेबनान की सरकार ने आपात बैठक बुलाई है, क्योंकि अब सबसे बड़ा डर यही है, यदि हिजबुल्लाह पूरी तरह इस युद्ध में उतरता है तो यह संघर्ष केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। यह एक बहुमोर्चा युद्ध बन सकता है, ऐसा युद्ध जिसमें ईरान, लेबनान, गाजा, समुद्री मार्ग और संभवतः अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी शामिल हो सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह संघर्ष कई मोर्चों पर फैलता है तो पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है, और इसका असर केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक ऊर्जा बाजार, महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संतुलन, तीनों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर की सरकारें इस स्थिति पर बेहद करीब से नजर रख रही हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल ने उसकी नतांज परमाणु संवर्धन सुविधा को भी निशाना बनाया है। और अगर ये सच साबित होता है तो इसका मतलब है कि संघर्ष अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा। नतांज कोई साधारण जगह नहीं है, इसे ईरान के पूरे परमाणु कार्यक्रम का केंद्र माना जाता है। यहीं हजारों सेंट्रीफ्यूज लगे हैं जिनके जरिए यूरेनियम संवर्धन किया जाता है। इसी वजह से ये साइट वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रही है। IAEA की मौजूदगी के बावजूद नतांज हमेशा विवाद के केंद्र में रहा है।
ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए है, लेकिन अमेरिका और कई पश्चिमी देश इसे अलग नजर से देखते हैं। उनका मानना है कि यही तकनीक भविष्य में परमाणु हथियार क्षमता की नींव बन सकती है। यही वजह है कि अगर नतांज पर हमला सच में हुआ है तो यह सिर्फ एक और सैन्य कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। इसका अर्थ होगा कि यह संघर्ष अब रणनीतिक परमाणु ढांचे तक पहुंच चुका है और यही वह सीमा है जहां हालात बेहद विस्फोटक हो सकते हैं। तेहरान पहले ही संकेत दे चुका है कि साइट का पुनर्निर्माण किया जाएगा और हमले का जवाब भी दिया जाएगा। उधर बाजारों ने भी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। तेल की कीमतें शुरुआती खबरों के बाद लगभग 2% तक उछल चुकी हैं, यानी इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। ऊर्जा बाजार, वैश्विक कूटनीति और सुरक्षा संतुलन सब प्रभावित हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब बात समुद्र की। ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर पर अचानक हमला हुआ। हमला किसी मिसाइल से नहीं बल्कि एक ड्रोन बोट से किया गया। पहली नजर में ये एक और समुद्री घटना लग सकती है, लेकिन जैसे ही विवरण सामने आया, मामला गंभीर हो गया। जिस जहाज को निशाना बनाया गया वो मार्शल आइलैंड्स के झंडे के तहत चल रहा एक व्यावसायिक तेल टैंकर था, यानी यह कोई सैन्य जहाज नहीं था, सामान्य अंतर्राष्ट्रीय तेल परिवहन का हिस्सा था। लेकिन जहाज पर मौजूद क्रू में भारतीय नागरिक भी शामिल थे और इसी हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई। यहीं से ये घटना सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं रही, ये सीधे भारत से जुड़ गई। दरअसल ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी इसी क्षेत्र में एक और टैंकर पर हमला हुआ था, जिसमें लगभग 15 भारतीय क्रू सदस्य मौजूद थे। अब यहाँ बड़ी तस्वीर समझना जरूरी है। दुनिया के लगभग 20% तेल शिपमेंट इसी समुद्री मार्ग से गुजरते हैं। मतलब अगर यह रास्ता असुरक्षित हो जाता है तो उसका असर सिर्फ जहाजों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, बीमा प्रीमियम महंगे हो सकते हैं, शिपिंग लागत बढ़ सकती है और इसका सीधा असर आखिरकार कहाँ पहुंचेगा? भारत जैसे देशों तक, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। यानी ये संघर्ष केवल टीवी की खबर नहीं है, इसका असर आखिरकार भारत के पेट्रोल पंप तक पहुंच सकता है। इसी वजह से भारत का विदेश मंत्रालय स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जरूरत पड़ने पर समुद्री निगरानी और नौसैनिक उपस्थिति भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इस घटना से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये संघर्ष अब सिर्फ जमीन या हवा तक सीमित नहीं रहा, ये बहुआयामी होता जा रहा है। और जब बाहरी युद्ध के दायरे फैलते हैं तो देशों के लिए अंदरूनी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, हर 24 घंटे में जियोपॉलिटिक्स बदल रही है और इसी बीच भारत यह सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं है, यह वैश्विक ऊर्जा, सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन की परीक्षा है। भारत को 3 चीजें साथ साथ संतुलित करनी होंगी। 1. ऊर्जा सुरक्षा, 2. नागरिकों की सुरक्षा, 3. आंतरिक सामाजिक स्थिरता। यही कारण है कि भारत अभी बयानबाजी से बच रहा है और स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है। अगर आपको लगता है कि ऐसा डिटेल्ड, कनेक्टेड और भारत केंद्रित विश्लेषण जरूरी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बदल रही है और भारत उसका केंद्र बनता जा रहा है।